ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज पार्टिकल को एस डैश फ्रेम में रेस्ट में रखा और एस डैश फ्रेम का फील्ड था ई डैश बी डैश। एस फ्रेम में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी। तो ये एस डैश फ्रेम का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया ये। इसी में यदि हम लोग इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो आपको एस फ्रेम का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये तो एस डैश फ्रेम का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एस फ्रेम। ये एस फ्रेम का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है और ये सब एस डैश फ्रेम का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। यदि इधर इधर अनप्राइम्ड रखना है तो इधर प्राइम्ड नोटेशन हो जाएगा और थोड़ा चेंजिंग आएगा। वो चेंजिंग ये सब तो शुरू से करते आ रहे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में। ये तो स्टार्टिंग से ये बात है। यदि इधर हम लोग अनप्राइम्ड रखेंगे, ई ई ई एक्स की बात करें यदि हम लोग, तो यहाँ पर प्राइम्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई डैश जेड। लेकिन एक और बात, भी को माइनस भी से रिप्लेस कर देना। साइन भी चेंज करता है, वहां पहले जो जो भी ये प्लस भी है, इसको माइनस भी से रिप्लेस कर देंगे। फिर से डिराइव नहीं करना है, फिर लंबा हो जाएगा। ये टेक्निक से ही किया जाता है। एक सेट डिराइव करने के बाद, एक सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करने के बाद जो दूसरा सेट है उसी में सिंबल को चेंज कर दिया जाता है और भी को माइनस भी कर दिया जाता है ना? ठीक है। यस। इसको ध्यान पर रखना। और ये तो भी की जगह माइनस भी और बी बाई की जगह बी डैश वाई बाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एंड ई एंड ये ई एक्स नहीं, ई जेड की बात कर रही है हम लोग। और इधर इधर यदि ई वाई की बात करोगे, ये ई जेड था, इसको हम रिवर्स, यहाँ पर ई जेड रख रहे हैं तो यहाँ पर ई डैश जेड और यहाँ पर बी डैश वाई। यहाँ पर ई वाई रखेंगे तो यहाँ पर ई डैश वाई और ये माइनस भी प्लस भी बन जाएगा। दैट इज ये ई डैश वाई प्लस भी बी डैश जेड बाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एंड ई एक्स बराबर ई डैश एक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन अनप्राइम। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन किया। यदि मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो इसको भी सिमिलरली लिखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है उसमें। यहां खाली भी है, वहां भी बाई सी स्क्वायर आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना पड़ेगा रिजल्ट्स को, तब डायरेक्ट लिखिएगा ना। ये तो एक डिराइवेशन हुआ, दूसरा इसी को देख के वो कर दिया। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर यदि बी डैश जेड रखेंगे तो यहां पर बी जेड आएगा। यहां भी जैसे ई डैश जेड था तो यहां पर ई जेड, यहां बी डैश जेड तो यहां बी जेड। यहां साइन उल्टा होता है, इसमें यहां पर माइनस होता है और ये भी जो है वो भी बाई सी स्क्वायर होता है। और यहां पर इलेक्ट्रिक बीवाई था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, बीवाई था। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ई जेड ई वाई आएगा, ई वाई। और फिर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
सब डिराइव नहीं करना संभव है, सिमिलरली करके कुछ रिजल्ट लिख के चल देना है, आगे बढ़ जाना है, समझे? नहीं समझे? यस सर। हाँ, बहुत इम्पॉसिबल है ये सब करना। और फिर ये यहाँ पर बी डैश वाई लेंगे सर तो बुक तो मैं भी सिमिलरली करके दिया हूँ। ये डिवाइडेड बाय इतना है, और सिमिलरली बी डैश वाई निकालते तो यहाँ पर बी वाई प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर ई जेड एंड डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करते, वो चार्ज पार्टिकल को जो एस डैश फ्रेम में रखे थे रेस्ट में, और एस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे, अब वो चार्ज पार्टिकल को एस फ्रेम में रखते और एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व करते, फिर वही सब इक्वेशंस डिराइव होता। उसी पैटर्न पर चलते आगे हम लोग, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे ही एग्जाम में करके आना है, सिमिलरली करके। चलो, अब है एक टॉपिक, इसमें लास्ट टॉपिक समझो इस रिलेटिविटी का, फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। Let a charge particle Q moves along x-axis with velocity v. तो v में भी खाली x से कंपोनेंट होगा, वी आई कैप, लेकिन इसको रिलेटिविटी में पढ़ रहे हो तो रिलेटिविटी का हेल्प से आप इजीली डिराइव कर लोगे। और भी एक मेथड है, एक मेथड और है, विदाउट रिलेटिविटी कंसेप्ट को यूज किए हुए ये मूविंग चार्ज का फील्ड का एक्सप्रेशन, लेकिन रिलेटिविटी के अंदर इस टॉपिक को देख रहे हैं हम लोग, उस मेथड से करना चाहिए, उसका यूज करेंगे उस सब एक्सप्रेशन का, तो इजीली होता है। कुछ ज्यादा सोचना, मैथमेटिकली थोड़ा इजी होता है वो, रिलेटिविटी का यूज करते हैं तो। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एस फ्रेम, रेस्ट फ्रेम, हम एस फ्रेम है, हमको ऑब्जर्व करना है, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड थ्रू फ्रेम एस। एक काम करो, इस चार्ज पार्टिकल को मूव करता हुआ क्यों समझे, इस चार्ज पार्टिकल को एस डैश फ्रेम में रख दीजिए, और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, और एस डैश फ्रेम खुद मूव कर रहा है, एकदम सिमिलर बात हो जाएगा। आप चार्ज पार्टिकल को मूव करता हुआ समझो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या समझो कि वो चार्ज पार्टिकल एस डैश फ्रेम में रखा है, चूंकि एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एकदम वही वही सिचुएशन हो जाएगा ना। नहीं? यस यस ठीक है। यस। अब अलग से आप एस फ्रेम का ऑब्जर्वर बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, आप बोलिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो इसको एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर रेस्ट में रखा हुआ है, एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर ये रेस्ट में रखा हुआ है, और चूंकि एस डैश फ्रेम ही भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप एस फ्रेम से, सिमिलर सिचुएशन हुआ। थोड़ा एक एक्स्ट्रा अपना सुविधा के लिए हम लोग एट टी बराबर 0 मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर है। तो इट कैन ऑल्सो से दैट ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट in S dash frame and it is observed through S frame. It can also say that a charge particle Q is at rest in S frame, S dash frame, और हम लोग अपना एक वो एक्स्ट्रा बात इसमें डाल दे कि वो एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर है किसी समय। किसी समय ने जिस समय पहली बार आप देखा उस चार्ज को, उस टाइम को t बराबर 0 मानते हैं, उस टाइम को हम लोग, अब वो वहां ओरिजिन पर है। हो गया। अब चार्ज पार्टिकल को मूव करता हुआ समझो v वेलोसिटी से s के नजर में, या वो चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में समझो s डैश के नजर में, दोनों सेम बात है, क्योंकि s डैश फ्रेम खुद मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। It can also say that a charge particle q is at rest in S dash frame. Let at t बराबर 0 q is at origin. Q is at origin of S dash. कलर चेंज करने दो। तो और एक पॉइंट कंसीडर करें एस डैश फ्रेम में, एक पॉइंट कंसीडर करें, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये एस डैश के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, यहां पर आर डैश इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश 0 प्लेन में मान रहे हैं, इसको एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं इस पॉइंट को, एंड कंसीडर ए पॉइंट in S dash frame having position vector r dash और r dash तो सिंपली जो होगा वो x डैश i डैश कैप प्लस y डैश j डैश कैप, इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं, प्लेन में मान रहे हैं उस पॉइंट को। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, और हम लोग पहले से 12 लेवल से क्या जानते हैं, एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में हो, उस चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यदि आर है, तो यहां का जो फील्ड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, Q/4πε0 आर क्यू इंटू वेक्टर आर। ये तो पहले से पता है हम लोग को, लेकिन इसमें रेस्ट में था चार्ज पार्टिकल, तब के लिए था ये एक्सप्रेशन, ये तो पता है ना, कोई चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, इसके चलते स्पेस के किसी पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर आर, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतना होता था इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग भी तो 12 में किए हैं इसको, सॉरी सेमेस्टर 2 में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, नहीं? yes sir, yes sir.
मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करोगे तो सिंपली ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड आर कीजिएगा तो ये मॉड आर आर कट के आर स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ये होता था, एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही है, और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इतना है, तो फिर एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वहां का फील्ड क्या होगा? ये एज वी नो दैट, ये बात लिख दो। तो देन फील्ड ड्यू टू एस डैश फ्रेम, फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इस एस डैश फ्रेम के भी रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में ही है। तो कोई चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में हो उसके चलते आर डैश, तो जो जो फील्ड हो जाएगा इसको ई डैश नाम दे दे, और ये हो जाएगा क्यू डैश बाई 4 पाई इप्सिलॉन, क्यू नहीं, क्यू क्यू में डैश नहीं लगाइए, क्यू में डैश नहीं लगाना। अमाउंट ऑफ चार्ज थोड़ी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, चार्ज का अमाउंट फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, चार्ज डेंसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, लेकिन चार्ज फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज डेंसिटी फ्रेम पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बॉडी का साइज है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है। साइज में जब फ्रेम पर डिपेंड किया तो चार्ज डेंसिटी, अब जैसे रॉड है, रॉड ही लो, रॉड का लेंथ एस फ्रेम में कॉन्ट्रैक्टेड नजर आता है, एस डैश फ्रेम में यदि एल एल नॉट है तो एस फ्रेम का लेंथ जो होता है वो एल नॉट इंटू रूट 1 - v² / c² होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में देखा था। तो लेंथ चेंज किया तो चार्ज बाय लेंथ भी चेंज कर जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज कर जाएगा। चार्ज डेंसिटी फ्रेम डिपेंडेंट, लेकिन चार्ज नहीं, चार्ज को क्यूए से डिनोट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं आर डैश वेक्टर बाय मॉड आर डैश क्यू, वेक्टर फॉर्म में। और इस पोजीशन वेक्टर को क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तो एक्स डैश आई आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश बाई सर आईकेएस में भी, क्या? आईकेएस में भी आईडीएस लगता है। नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन लगाना चाहिए, जरूरी है। ये फ्रेम का वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस पैरेलल ही हो। एस डैश फ्रेम का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि पैरेलल ही ले रहे हैं सब, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कोई जरूरी नहीं है। और यदि एस डैश फ्रेम को ऐसे कंसीडर कीजिएगा तो चेंज करेगा। यस सर। करते हो तो बाद में वही लिखते, लेकिन चूंकि एक जनरल बात है कि चलो आई आई जे ही लिखिए, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यू, यानी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा ये। ना आर डैश वेक्टर था एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो रूट इतना होगा, और फिर इसका होल क्यू करेंगे, होल क्यू रूट इतना मतलब इतना का पावर हाफ, दैट इज एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। वो मैग्नी मॉड आर डैश का होल क्यू था वो। ये सब किए थे सेमेस्टर 2 का पहला कंसेप्ट हम लोग का यही था। चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे, उसके बाद फील्ड ड्यू टू
an arbitrary charge system, electric field due to an arbitrary charge system, ये पढ़ाते हैं हम। वो पूछता नहीं है अब, लेकिन वो सब इसलिए करके रखते हैं यहाँ पर, ये सब फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ये सब हम लोग सेमेस्टर 2 में डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ तक तो कुछ रिलेटिविटी का कोई बात यूज नहीं है, यहाँ तक में तो नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए यहाँ तक। ये सब बात तो 12 लेवल से ही आ रहा है। अब सुनो, अब पहले हम लोग इस फील्ड का एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकाल लेते हैं उसमें से, क्योंकि फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन जनरली कंपोनेंट फॉर्म में रखते हैं। अब कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर बाद में वेक्टर फॉर्म में सजा लेना। तो ई डैश एक्स क्यू एक्स डैश बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 ई डैश वाई क्यू वाई डैश बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल 3/2 एंड ई जेड तो 0, ई डैश जेड तो 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं उसमें, जेड डैश है ही नहीं, जेड डैश 0 है। ये क्यों 0 हुआ? क्योंकि जेड डैश 0 है। इसी तरह से यहाँ जेड डैश लिखते ई डैश जेड में, तो जेड डैश 0 है। तो ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, चूंकि वो चार्ज रेस्ट में है तो वहां का फील्ड हुआ। लेकिन हम लोग को एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, हम लोग जब ये बोलते हैं कि फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज किसके रिस्पेक्ट में है? वो एस के रिस्पेक्ट में वो मूविंग चार्ज है। तो हम लोग को फाइनल आंसर एस के रिस्पेक्ट में रखना है। ये फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन मत समझना इसको, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वो फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज तो एस के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, तो आंसर लास्टली एस के रिस्पेक्ट वाला जो फील्ड होगा वो आंसर होगा। एस डैश के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या जानते हैं हम लोग? चूंकि एक्स, यदि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट का जहां पर फील्ड निकाल रहे हैं, वो एस के रिस्पेक्ट उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 हो, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स या पोजीशन वेक्टर लीजिए, इफ पोजीशन वेक्टर of same point with respect to S is vector R and vector R equal to xi plus yj plus z। यहां पर ये भी 0 लेना, प्लेन में ले रहे हैं उस पॉइंट को, z कोऑर्डिनेट 0। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले से जानते हैं, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश बराबर y, z डैश तो यहां कंसिडर ही नहीं करना है। तो इसी फील्ड, इस कंपोनेंट ऑफ फील्ड में जो जहां इधर इधर ई डैश एक्स डिफाइन किया था, क्यू एक्स डैश बाई इतना, तो एक्स डैश की जगह पहले ये रख लीजिए, एक्स डैश की जगह इतना, और वाई डैश तो वाई ए के बराबर है। इसको पहले मॉडिफाई कर लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले डाल लेते हैं, एक्स डैश की जगह इतना। तो नाउ ई डैश एक्स हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं
इसलिए ई डैश एक्स जो क्यू एक्स डैश था, एक्स डैश की जगह एक्स माइनस वी टी बाई रूट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2। तो एक्स डैश की जगह फिर क्या पुट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है उसके लिए टेंशन मत लो। एक्स की जगह एक्स बाय रूट 1, रूट तो ये हट जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस वाई डैश को वाई ये डाल देंगे, वाई डैश वाई के बराबर है और ये 3/2। तो टाइम के टर्म्स में यदि रखना है तो रिजल्ट ये है। लेकिन यदि हम लोग इसको टी बराबर 0 पर पर्सनली कंपोनेंट ले फील्ड का तो थोड़ा इजी दिखेगा ये फील्ड। और ठीक इसी तरह से ई डैश वाई, ये क्यू वाई डैश वाई ये के बराबर है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म यहां पर नहीं आएगा, खाली ये टर्म रहेगा। ये टर्म क्योंकि वाई डैश वाई के ही बराबर है, ये एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। टाइम के टर्म्स में छोड़ रहा है तो लेकिन हम लोग कोई एक पार्टिकुलर टाइम पर उस पॉइंट पर फील्ड कर ऐसा है ना कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पॉइंट पर एक तो फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, एक ही टाइम पर डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड डिफरेंट होता है, और एक ही पॉइंट पर रहोगे तो डिफरेंट टाइम पर फील्ड डिफरेंट होता है, जिसमें फील्ड टाइम का भी फंक्शन एंड पोजीशन का भी फंक्शन। उस तरह का फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उस फील्ड को, जो पोजीशन एंड टाइम दोनों का फंक्शन हो। तो कोई पार्टिकुलर टाइम पर कंसीडर करना है, उस टाइम को 0 मान लें तो थोड़ा सा ये आसान, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं रिजल्ट को। लेकिन हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिए हैं, ओरिजिन पर जब था तो उस टाइम को 0 मान लिए हैं शुरू में। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट वाला दिखा रहे हो तो आपको टी बराबर 0 यहां पर लेना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो यूज किया गया है उस पॉइंट का जहां फील्ड निकाल रहे हैं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया गया है। ओरिजिन पर हम लोग टी बराबर 0 पर माने हैं, तो टी को 0 यहां पर लेना चाहिए। एट टी बराबर 0 ये कंपोनेंट ई डैश एक्स क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। and e dash y q y by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर बाय 1 माइनस वी एस टी की जगह 0 3/2। जेड कंपोनेंट में